हेलो नमस्कार साथियों। देखिए इस क्लास में हम राजस्थान की पशु परिचय एग्जाम के लिए पार्ट बी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। और इन प्रश्नों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 61 है। अब तक हम क्वेश्चन नंबर 60 तक प्रश्न पूर्व की क्लासेस में कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें ज्वाइन नहीं किया है तो उन्हें ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मध्य चक्र का सबसे छोटा मध्य चरण देखा जा सकता है। तो ऐसा कौन सा मादा जानवर है जिसमें मध्य चक्र का सबसे छोटा मध्य चरण देखा जा सकता है। तो इसके ऑप्शन ऑप्शन वन गाय, ऑप्शन टू घोड़ी, ऑप्शन थ्री भेड़ की मादा, ऑप्शन फोर्थ है सुअर की मादा। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह जानवर या वह जानवर जिसमें सबसे छोटा मध्य चरण देखा जा सकता है यह है गाय। ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन वन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से ज्ञात है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। भैंस में सामान्य गर्भवती की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भैंस में सामान्य गर्भावधि कितनी गर्भावधि की जो लंबाई है कितने दिनों की होती है। ठीक है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन वन 260 दिन, ऑप्शन टू 280 दिन, ऑप्शन थ्री 310 दिन, ऑप्शन फोर्थ 410 दिन। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा भैंस में सामान्य गर्भावधि की लंबाई 200 310 दिन होती है। ठीक है। ऑप्शन थ्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 310 दिन। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 63। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न रिक्त स्थान के रूप में पूछा गया है। ठीक है। इस पेपर के अंदर अब तक हमने जो प्रश्न किए हैं उनमें रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिले हैं। ठीक है। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर रिक्त स्थान है वह अवधि है जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्रावी और युग्मकीय कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए हैं जहाँ प्रजनन संभव है। तो देखिए क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। तो वह अवधि है जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्रावी और युग्मकीय कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए हैं जहां प्रजनन संभव है। तो ये कौन सा है। इसके ऑप्शन ऑप्शन वन बांझपन, ऑप्शन टू रजोनिवृत्ति, ऑप्शन थ्री सुपर ओव्यूलेशन, ऑप्शन फोर्थ है यौवना आरंभ। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इस रिक्त स्थान के यहाँ पर आएगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है। यौवना आरंभ वह अवधि है जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्रावी और युग्मकीय कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए हैं जहाँ प्रजनन संभव है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है। बहुत ही शानदार प्रश्न। गर्भवती मवेशियों या मादा भैंस में भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है। गर्भवती मवेशियां या फिर भैंस मादा भैंस में भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए इसके ऑप्शन है ऑप्शन वन अनुदैर्ध्य प्रस्तुति, ऑप्शन टू पृष्ठ अनुप्रस्थ प्रस्तुति, ऑप्शन थ्री है वेट्रो अनुप्रस्थ प्रस्तुति, ऑप्शन फोर्थ है लंबवत प्रस्तुति।
तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा गर्भवती मवेशियों या मादा भैंस में भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति अनुदैर्ध्य प्रस्तुति है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही है, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। चलिए, तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, दूध के स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो दोस्तों, दूध के स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन से हैं? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 एस्ट्रोजन, ऑप्शन 2 टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन 3 ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन 4 है एड्रेनलिन। तो इन चारों ऑप्शन में से दूध के स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन, यह जो हार्मोन्स हैं, यह दूध के स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो एक इस रिक्त स्थान पर आएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। ये जो पेपर कर रहे हैं हम, ये पेपर आपके जो पशु परिचर का एग्ज़ाम है, यह 2022 के यानी कि पिछले वर्ष जो पेपर हुआ था 2022 का, उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा एआई यानी कि कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? तो देखिए, कौन सा एआई कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है। ऑप्शन 1 गर्भ योनिक, ऑप्शन 2 रेक्टो योनिक, ऑप्शन 3 रेक्टो गर्भाशय, ऑप्शन 4 है प्रतिरेक्टल तकनीक। तो इन चारों ऑप्शन में से वह एआई कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग भैंस में किया जाता है, यह तकनीक है ऑप्शन रेक्टो योनिक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर रिक्त स्थान के रूप में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है। जमे हुए वीर्य को के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित व संग्रहित किया जा सकता है। तो देखिए कितने प्रतिशत तापमान के तरल पर नाइट्रोजन में सुरक्षित संग्रहित किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 -96 सेल्सियस, ऑप्शन 2 -79 सेल्सियस, ऑप्शन 3 196 सेल्सियस माइनस में। ठीक है, और ऑप्शन डी है -179 सेल्सियस डिग्री। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से जमे हुए वीर्य को 196 सेल्सियस के तापमान पर नाइट्रोजन में संरक्षित या संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 96 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के स्तरों को तापमान पर 0.5 से 1.0 मिनट तक गलाना चाहिए। तो यहाँ पर तापमान पूछा गया है इसका भी। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 35 से -37 सेल्सियस तापमान, ऑप्शन 2 40 से -42 सेल्सियस तापमान, ऑप्शन 3 है 25 से 27 सेल्सियस तापमान, ऑप्शन 4 है 4 सेल्सियस। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के स्राव को ऑप्शन 1 ठीक है 35 -
37 सेल्सियस तापमान पर 0.5 से 1 मिनट तक गलाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान के यहाँ पर आएगा 75 माइनस 70 35 माइनस 37 सेल्सियस तापमान। ठीक है, तो इस रिक्त स्थान के यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पशु परिचर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप विशेष रूप से याद रखिएगा और आपको आगे आने वाले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69। वेंडे की प्रणाली के अनुसार 6 समीपस्थ सिद्धांत क्या हैं? तो देखिए वेंडे यानी कि वे आधा न और फिर डे की प्रणाली के अनुसार 6 समीपस्थ सिद्धांत क्या हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन 1 पानी स्तर का निष्कर्ष, ऑप्शन तीसरा है क्रूड फाइबर, चौथा है क्रूड प्रोटीन, पांचवा है कुल राख और छठा है नाइट्रोजन मुक्त निष्कर्ष। तो देखिए ये ऑप्शन लगभग सेम है, लेकिन इनका जो क्रम देखना है। ठीक है, क्रम, तो इसमें से ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है अपना। ठीक है, वेंडे की प्रणाली के अनुसार 6 समीपस्थ सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है पानी, दूसरा है यहाँ पर नंबर डाल देते हैं पहला, और दूसरा है ईश्वर ईथर का निष्कर्ष ईथर का निष्कर्ष, तीसरा है क्रूड फाइबर और चौथा है क्रूड प्रोटीन और पांचवा है क्रूड राख और छठा है नाइट्रोजन मुक्त निष्कर्ष। ठीक है, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, अमीनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, उसे कहा जाता है। तो देखिए इसे क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 गैर आवश्यक अमीनो एसिड, ऑप्शन 2 आवश्यक अमीनो एसिड, ऑप्शन 3 छद्म अमीनो एसिड, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, जैसे आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, उसे आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से हमने लगभग, अगर आप पूरा पेपर देखें तो पूरे पेपर के 70 प्रश्न कर चुके हैं, और पशु परिचर एग्ज़ाम के अंदर हम 30 प्रश्न यानी कि जो पार्ट बी है उसके 30 प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, और इस क्लास में हमने 10 प्रश्न किए हैं, तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इस पेपर की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पशु परिचर एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इन प्रश्नों को देखते हैं, पक्का याद कर लेते हैं, तो आपको इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।